नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ अनुज गुप्ता। तो दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास रहेगी इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स का बेसिक। ठीक है, यानी जो अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, चलिए इसको पहले हम नोट डाउन करते हैं। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आज की क्लास में हमें पढ़ना है इसका बेसिक कि अर्थशास्त्र हमारे पास है क्या, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, यानी इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स के कितने टाइप होते हैं और इसको किस तरीके से बांटा जाता है। इन सारी चीजों को आज क्लास में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स जो है वह क्लास 10th का टॉपिक है। ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करें, बेसिक तो सभी में पूछ लिया, चाहे आपका 9th हो, चाहे 10th हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी में हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, हमें जानना होता है कि अर्थशास्त्र है क्या आखिरकार। सभी पढ़ाते हैं कि अर्थशास्त्र का टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं कि बताइए स्टोरी ऑफ पालमपुर है क्या, कि नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, ये सारी चीजें पढ़ाते हैं। एचडीआई क्या है, जीडीआई क्या है, जीडब्ल्यूआई क्या है, इन सारी चीजों के बारे में लोग पढ़ाते हैं। लेकिन हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि अगर आपको बेसिक क्लियर है तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने यहां से क्या करा, हमें पता है अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। तो चलिए अर्थशास्त्र को हम दो पार्ट में यहां से तोड़ लेते हैं। अर्थशास्त्र को हम यहां से दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक तो हम तोड़ेंगे अर्थ और दूसरा तोड़ते हैं यहां से शास्त्र। एक पार्ट हमने तोड़ा अर्थ और दूसरा तोड़ा शास्त्र। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ का मतलब होता है यहां से मनी या रिसोर्सेस। मनी या रिसोर्सेस। तो अर्थ का मतलब क्या होता है? मनी या रिसोर्सेस। और शास्त्र का मतलब होता है यहां से थ्योरी। थ्योरी मीन्स हम लोग कह सकते हैं इसको सिद्धांत। क्या कह सकते हैं? सिद्धांत। मतलब यहां से एक छोटी सी डेफिनेशन निकलती है कि एक ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन कराता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी यहां से हम रिसोर्सेस की बात करेंगे तो रिसोर्सेस का मतलब होता है हिंदी में संसाधन। अब यहां से पॉइंट आता है कि संसाधन तो है हमारे पास, तो कौन कौन से संसाधन है? आपके इसमें दो प्रकार के संसाधन शामिल किए जाते हैं। एक तो आपका नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा आपका फिजिकल रिसोर्सेस। यानी एक आपका होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है भौतिक संसाधन। ठीक है, अब समझिए इस डेफिनेशन को हमें रिलेट करना है अपना थ्योरी से। कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, मैंने कहा इकोनॉमिक्स एक आपका विषय है। ठीक है, तो मैंने कहा अर्थशास्त्र एक आपका क्या है? विषय है। यानी एक ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन करवाता है उसको इकोनॉमिक्स कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको लिख लेते हैं। मैंने कहा ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन करवाता है उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। यानी एक ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन करवाएगा उसको हम क्या कह सकते हैं? उसको हम इकोनॉमिक्स कह सकते हैं। अब संसाधन में दो प्रकार के रिसोर्सेस हैं, नेचुरल रिसोर्सेस और फिजिकल रिसोर्सेस। इसीलिए अर्थशास्त्र में चाहे आपका प्राकृतिक संसाधन हो चाहे भौतिक संसाधन हो, इन दोनों सिद्धांतों को शामिल किया जाता है। बस यहां से एक पॉइंट और निकलता है कि ये जो संसाधनों के सिद्धांत हैं, संसाधनों के सिद्धांत कब बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो समझिए क्या है। मैंने कहा संसाधनों के सिद्धांत कब बनाए जाते हैं।
संसाधनों के सिद्धांत तब बनाए जाते हैं जब हमारे पास संसाधन सीमित होते हैं, यानी हमारे पास स्केयर रिसोर्सेस होते हैं या लिमिटेड रिसोर्सेस उसको भी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि हमारे पास संसाधन कैसे होने चाहिए, सीमित होने चाहिए। जब हमारे पास संसाधन सीमित होंगे तभी तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे, एक सिद्धांत बनाएंगे। ठीक है, जैसे इसको थोड़ा और समझते हैं। मैंने कहा कि संसाधनों के सिद्धांत, तो ये कब बनाए जाएंगे, जैसे मैंने कहा हमारे पास स्केयर रिसोर्सेस या लिमिटेड रिसोर्सेस। ठीक है, हमारे पास सीमित संसाधन है, ठीक है जी, और सीमित संसाधन होने के साथ साथ लोगों की क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। लोगों की क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। ठीक है, संसाधनों के सिद्धांत कब बनाए जाते हैं, इस चीज को ध्यान से समझिएगा थोड़ा। ठीक है, मैंने कहा स्केयर रिसोर्सेस या लिमिटेड रिसोर्सेस हमारे पास है, लेकिन लोगों की क्या है, अनलिमिटेड वांट्स है। अब इसमें अनलिमिटेड वांट्स में किन लोगों को शामिल किया जाता है, तो अनलिमिटेड वांट्स में हम 3 लोगों को शामिल करते हैं। एक तो आपका नागरिक को शामिल करते हैं, दूसरा सरकार को शामिल करते हैं, और तीसरा आपका व्यवसायी को शामिल करते हैं। ठीक है, अगर हम नागरिक की बात करें तो नागरिक हमेशा चाहता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। क्या चाहता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार हमेशा मैक्सिमम वेलफेयर चाहती है। क्या चाहती है, वेलफेयर चाहती है। अगर हम तीसरे नंबर यानी व्यवसाय की बात करें तो व्यवसायी चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट। ये सारी चीजें चाहते हैं, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ सिद्धांत बनाते हैं। ठीक है, यानी नागरिक चाहेगा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को, सरकार चाहेगी मैक्सिमम वेलफेयर, यानी हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण कर सकें। नागरिक चाह रहा है यूटिलाइजेशन, हम ज्यादा ज्यादा यूटिलाइजेशन कर सकें। किसी भी चीज पर जब पैसा खर्च करता है तो उससे पूरा पैसा वसूलने की कोशिश करता है। और व्यवसायी, एक बिजनेसमैन क्या चाहता है कि अगर हम किसी भी चीज में, किसी भी प्रॉपर्टी में या किसी भी चीज में कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उससे हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो यही चाहता है एक बिजनेसमैन। तो तीनों लोग चाहते हैं ना। ठीक है, तो तीनों को कैसे हम लोग डिवाइड करते हैं समझिएगा। देखिए, एक तरफ हमने लिख लिया नागरिक, दूसरी तरफ हमने लिख लिया यहां से सरकार, और तीसरी तरफ हमने यहां से लिख लिया व्यवसाय। ठीक है, नागरिक हमेशा चाहता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। क्या चाहता है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। सरकार हमेशा चाहती है मैक्सिमम वेलफेयर। मैक्सिमम वेलफेयर, और व्यवसायी हमेशा चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि जब हमारे पास स्केयर रिसोर्सेस या लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं तो उसके साथ ही साथ लोगों की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। अनलिमिटेड वांट्स में 3 लोगों को हम शामिल कर सकते हैं, जिसमें नागरिक की भी अनलिमिटेड वांट्स है। नागरिक चाहता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए, सरकार चाहती है मैक्सिमम वेलफेयर के लिए। ठीक है, और व्यवसायी चाहता है मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। तो इस सारी चीजों के लिए, इनको चलाने के लिए, इनको कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसी के लिए हम यूज करते हैं इकोनॉमिक्स का। किसका यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स। इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स क्या होती है, नीड होती है। इसीलिए हम संसाधनों के सिद्धांत बनाते हैं कि किस संसाधन के लिए क्या सिद्धांत रहेगा और इसको कैसे लागू किया जाएगा। यही है आपका अर्थव्यवस्था। बात समझ में आई? एक बात छोटा सा फिर समझते हैं। देखिए, मैंने कहा इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांटा, एक तो आपका अर्थ और दूसरा आपका शास्त्र। अर्थ की बात करी, इसको कहते हैं मनी रिसोर्सेस। रिसोर्सेस यानी संसाधन, इसमें 2 चीजों को शामिल किया जाता है, एक तो आपका नेचुरल रिसोर्सेस और दूसरा आपका फिजिकल रिसोर्सेस। शास्त्र की बात करें, शास्त्र का मतलब होता है थ्योरी यानी सिद्धांत। ठीक है, तो मैंने कहा एक ऐसा विषय जो संसाधनों के सिद्धांत का अध्ययन कराता है उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। एक ऐसा विषय जो मनी के सिद्धांत का अध्ययन कराता है उसको भी अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर हम बात करें कि संसाधनों के सिद्धांत कब बनाए जाते हैं, तो संसाधनों के सिद्धांत
जब हमारे पास स्केयर रिसोर्सेस या लिमिटेड रिसोर्सेस होते हैं, उसके साथ ही साथ लोगों की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, जिसमें हम 3 लोगों को शामिल करते हैं। एक आपका होता है नागरिक, दूसरा होता है सरकार और तीसरी होती है व्यवसायी। क्योंकि नागरिक की अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, लेकिन वह चाहता है ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए। सरकार की बात करें, सरकार की भी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, लेकिन सरकार सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलफेयर को प्रमोट करती है। और तीसरा आता है व्यवसायी यानी बिजनेसमैन, ये सबसे ज्यादा इसकी भी अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। और इसी चीज को व्यवस्थित करने के लिए हमें नीड होती है इकोनॉमिक्स की। बात समझ में आई यहां तक कि आखिरकार इकोनॉमिक्स है क्या? तो आप सभी लोग अगर समझ चुके हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उसके साथ ही साथ हम छोटी सी और बात करते हैं। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स में सुना होगा गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स हमारे विजिबल होते हैं, जो कि हमें दिखाई देते हैं, और सर्विसेज हमारे पास इनविजिबल होती हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन छोटा सा पॉइंट यहां से और आगे बढ़ता है। क्या पॉइंट बढ़ता है कि मान लीजिए मैंने कहा गुड्स तो हमें दिखाई दे रहे हैं, सब विजिबल है, और सर्विसेज जो कि इनविजिबल है। लेकिन इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा टर्म जोड़ दिया जाता है, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स और सर्विसेज का मतलब अलग होता है, लेकिन उसके साथ ये शब्द जुड़ा इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसका मतलब कुछ और होता है। समझिए क्या है। अगर गुड्स एंड सर्विसेज के साथ इकोनॉमिक टर्म जोड़ दिया जाता है, क्या जोड़ दिया जाता है? इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज ये कर दिया जाता है, तो मतलब ये होता है कि हमें इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक सर्विस प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ कीमत देनी पड़ेगी। बस इसमें एक पॉइंट और ऐड हो जाता है, नहीं कीमत। यानी अगर हमें कोई भी चीज खरीदना है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ प्राइस देना पड़ेगा। कहीं से हमें कोई सर्विस लेनी है, इकोनॉमिक सर्विस लेनी है, तो उसके लिए हमें कोई प्राइस देना पड़ेगा। कहीं से हमें इकोनॉमिक गुड्स खरीदना है तब उसके लिए हमें प्राइस देना पड़ेगा। बस यही होता है गुड्स एंड सर्विसेज से। अगर इसमें इकोनॉमिक जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। बस जैसे ही इकोनॉमिक जुड़ा, इकोनॉमिक गुड्स और इकोनॉमिक सर्विस, बस ध्यान रखना वहां पर हमें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ेगी। तो यही होता है छोटा सा पॉइंट। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं है क्या हमारे पास। चलिए इसको यहां लिख लेते हैं। मैंने आपसे कहा एक तरफ होता है गुड्स, तो गुड्स मैंने बात करा विजिबल होते हैं। विजिबल का मतलब होता है जो हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, दूसरी हमने यहां से बात करी सर्विसेज। सर्विसेज की मैंने बात करी जो आपके साथ इनविजिबल होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन मैंने कहा कि अगर इसके साथ एक वर्ड जोड़ दिया जाए इकोनॉमिक, जैसे ही हमने इसके साथ एक वर्ड जोड़ा इकोनॉमिक, तो ये ध्यान रखना ये शब्द यहां से बन जाता है आपका इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज, जहां जहां इकोनॉमिक जैसे ही वर्ड इसमें जुड़ेगा तो ध्यान रखना इसके लिए हमें कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है, कोई ना कोई प्राइस देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए इसको तोड़ेंगे तो एक बनेगा इकोनॉमिक गुड्स और दूसरा बनेगा इकोनॉमिक सर्विस। जैसे ही इकोनॉमिक गुड्स की बात आएगी तो इसको प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई कीमत देना पड़ेगा, और जैसे ही इकोनॉमिक सर्विस की बात आएगी तो इस सर्विस को प्राप्त करने के लिए हमें कोई ना कोई कीमत देनी पड़ेगी। तो बस यही होता है गुड्स एंड सर्विसेज या इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा, अब हमने यहां से बात करी कि इकोनॉमिक के बारे में हम लोग समझ चुके। क्या इकोनॉमिक्स के हम लोग टाइप्स जान सकते हैं कि इकोनॉमिक्स के टाइप कितने होते हैं? तो समझिएगा। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र का 2 भागों में बांटा गया है। इकोनॉमिक्स को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। सबसे पहला आपका होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन दोनों तरीके से हम लोग इसको बांटते हैं। सबसे पहला अगर हम यहां से 2 भागों में इसको तोड़ते हैं, एक तो हमने तोड़ा इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा हमने तोड़ा इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रो को हम लोग हिंदी में कहते हैं समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र।
अगर माइक्रो की अगर हम बात करेंगे तो माइक्रो को हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब बात आती है कि समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र होता क्या है। देखिए मैक्रो का शब्द होता है, मैक्रो एक जो शब्द है वो एक बड़े स्तर की बात करता है, और माइक्रो जो एक शब्द है वो एक छोटे स्तर की बात करता है। अगर हम बात करते हैं मैक्रो की, तो मैक्रो बात करता है इंटायर कंट्री की, यानी पूरे देश की बात करेगा। लेकिन अगर माइक्रो की अगर बात करते हैं, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की, जो किसी पर्सन की, इंस्टीट्यूशन की या किसी फर्म की बात करेगा। तो समझिए यहां से हमें लिखना क्या है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये बात करता है इंटायर कंट्री की, इंटायर कंट्री की बात करेगा। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो ये किसी इंस्टीट्यूशन की बात करेगा, किसी फर्म की बात करेगा और किसी पर्सन की बात करेगा। यानी यहां पर जो बात होती है एक बड़े स्तर की बात होती है। बड़े स्तर पर क्या चीजें हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होती है छोटे स्तर की चीजों पर, छोटे स्तर की चीजों पर। ठीक है, यानी आपको सबसे पता चल रहा होगा मैक्रो यानी बड़ा स्तर, माइक्रो यानी छोटा स्तर। यानी मैक्रो में हम इंटायर कंट्री की बात करते हैं, पूरे देश की बात करते हैं, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर हम किसी इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, एक इंस्टीट्यूशन की बात कर सकते हैं, फर्म की बात कर सकते हैं यानी एक फर्म की बात कर सकते हैं, पर्सन की बात कर सकते हैं यानी एक पर्सन की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की यहां से बात करते हैं तो इसमें पूरे देश के संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, पूरे देश के संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें किसी इंस्टीट्यूशन के संसाधनों का अध्ययन किया जाएगा, किसी फर्म के संसाधनों का अध्ययन किया जाएगा, किसी पर्सन के संसाधनों का अध्ययन किया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी मैक्रो में पूरे देश का, यानी हमारे देश में कितने संसाधन हैं और जितने संसाधन है कि हमारे देश की जनसंख्या के लिए वह संसाधन पर्याप्त रूप से मौजूद है या नहीं है, ये बात करी जाती है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करी जाती है कि किसी इंस्टीट्यूशन के संसाधनों का अध्ययन किया जाएगा कि इंस्टीट्यूशन के पास जितने संसाधन है वो उसके इंस्टीट्यूशन के लिए पर्याप्त है या नहीं है। यह किसी फर्म के संसाधनों के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है कि एक फर्म के पास जितने संसाधन है उस फर्म के लिए पर्याप्त है या नहीं है। किसी पर्सन के संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, जो पर्सन के पास संसाधन मौजूद हैं वह पर्सन के लिए क्या वह संसाधन पर्याप्त रूप से मौजूद है या नहीं है, जितना उसके पास चीजें हैं। यानी इसमें एक बड़े स्तर की बात करते हैं और इसमें एक छोटे स्तर की बात करते हैं। ठीक है, अब जैसे समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। यहां पर अगर मैं बात करता हूं एग्जाम्पल, जैसे आपने सुना होगा गरीबी, दूसरा सुना होगा बेरोजगारी और तीसरा सुना होगा राष्ट्रीय आय की गणना और आपने सुना होगा आर्थिक विकास। ठीक है, यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, यहां क्या लेते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट यहां लिखते हैं थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट लिखते हैं थ्योरी ऑफ सप्लाई। ठीक है, बात समझिए है क्या। अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में बड़े स्तर की बात करी जाएगी, बड़े स्तर पर जितने भी संसाधन सभी का अध्ययन किया जाएगा। आपने कहा ठीक है जी, बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने गरीबी, तो गरीबी किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं, गरीबी पूरे देश की समस्या है। गरीबी किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है, ना किसी एक जिले की समस्या है, ना किसी एक राज्य की समस्या है, बल्कि गरीबी हमारे पूरे देश की समस्या है। इसलिए गरीबी को मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट, बेरोजगारी। तो जो बेरोजगारी है वह किसी एक व्यक्ति की बेरोजगारी नहीं, एक परिवार की बेरोजगारी नहीं, एक जिले की बेरोजगारी नहीं, एक राज्य की बेरोजगारी नहीं है,
बल्कि ये पूरे देश में बेरोजगारी का स्तर क्या है, इस बात की जानकारी को भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल किया गया है। ऐसे ही आपका राष्ट्रीय आय की गणना, नेशनल इनकम की गणना को भी आपका राष्ट्रीय आय में शामिल किया गया है। आर्थिक विकास, उसको भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया गया है। ये बड़े स्तर की चीजें हैं, जैसे गरीबी है पूरे देश की समस्या है, बेरोजगारी है पूरे देश की समस्या है, राष्ट्रीय आय की गणना पूरे देश की समस्या है, आर्थिक विकास पूरे देश की समस्या है, क्या किसी एक व्यक्ति की समस्या है? नहीं है। इसीलिए बड़े स्तर की चीजें हैं, तो इसको बड़े स्तर की चीजों को हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने कहा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है छोटे स्तर, एक छोटे स्तर की इसमें बात करी जाती है, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी छोटे स्तर की बात करी जाती है, किसी इंस्टीट्यूशन की बात करी जाएगी, किसी फर्म की बात करी जाएगी या किसी पर्सन की बात करी जाएगी, ठीक है। जैसे थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी डिमांड माने होता है मांग, मांग का सिद्धांत। मांग किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है, एक फर्म की भी हो सकती है, एक इंस्टीट्यूशन की भी हो सकती है, इसीलिए मांग के सिद्धांत को माइक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल किया गया है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरा पॉइंट आता है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ का सिद्धांत। तो लाभ का सिद्धांत जो है वो किसी पर्सन का भी हो सकता है, लाभ किसी फर्म का भी लाभ हो सकता है, और प्रॉफिट किसी इंस्टीट्यूशन का भी हो सकता है, इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स में शामिल किया गया। तीसरा पॉइंट जो आता है आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई, यानी पूर्ति का सिद्धांत। तो किसी एक पर्सन की सप्लाई हो सकती है, किसी एक पर्सन के लिए सप्लाई हो सकती है, किसी फर्म के लिए सप्लाई हो सकती है चीजों की, या किसी इंस्टीट्यूशन के लिए सप्लाई हो सकती है। तो इन चीजों को यानी थ्योरी ऑफ डिमांड हो, थ्योरी ऑफ प्रॉफिट हो या थ्योरी ऑफ सप्लाई हो, इन सारी चीजों को हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर शामिल किया है। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में छोटे स्तर की बात करी जाती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा बड़े स्तर की बात करी जाती है। तो आई होप, उम्मीद है मुझे समझ में सारी चीजें आ रही होंगी। तो अगर हम यहां से थोड़ा और चलते हैं, एक तरफ तो हमने तोड़ा इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में, इकोनॉमिक्स को, ठीक है। हमने किस किस में तोड़ा? आपने कहा कि एक मैक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स के फादर हैं एडम स्मिथ। कौन है भैया? एडम स्मिथ। इसीलिए हमें इकोनॉमिक्स को कितने पार्टों में नीचे तोड़ रहे हैं? दो पार्ट में तोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? डॉक्टर जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स से डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ये दोनों किसके फादर हैं? अब समझिए क्या सिस्टम है यहां से। तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स के फादर यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। अगर पूछा जाए फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स डॉक्टर जॉन मेनार्ड कीन्स। कौन है? डॉक्टर जॉन मेनार्ड कीन्स। अगर पूछा जाए फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। तो आप सभी से मुझे ये उम्मीद है कि जितना मैंने आपको समझाया है इस छोटी सी क्लास में, सारी बातें आप सभी को एक साधारण तरीके से सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। मैंने यहां पर बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है कि आखिरकार इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स को कैसे हमने दो भागों में तोड़ा, एक डेफिनेशन कन्वर्ट करी, फिर उसके साथ साथ सिद्धांत क्यों बनाए जाते हैं इसके बारे में हमने बात करा, फिर हमने बात करा गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। लेकिन अगर उसके साथ इकोनॉमिक गुड्स एंड इकोनॉमिक सर्विस जोड़ दिया जाए तो उसका मतलब क्या होता है। फिर हमने बात करा इकोनॉमिक्स को कितने टाइप में बांटा गया है, तो दो टाइप में बांटा गया था, मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों टाइप में बांटा। फिर यहां हमने बात करी कि क्या क्या किस किस चीज को किस में शामिल किया जाएगा। उसके साथ ही साथ हमने यहां बात करी कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है या मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर मेरे भाई
नए जुड़े हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जितनी भी क्लासेस होंगी वो सारी आपकी सिंपल तरीके से बिल्कुल बेसिक से आपको एडवांस लेवल तक का समझाया जाएगा। आपको एक भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, ये गारंटी है। ठीक है, तो ये जो क्लास रही, इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में इकोनॉमी का बेसिक, यानी बेसिक ऑफ इकोनॉमी, यानी उसकी बात करेंगे। फिर हम अपने सिलेबस पर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।